बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करते हुए आज के पहले लेक्चर के अंदर हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली देखेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को स्टडी करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक का बेसिक मीनिंग होता है रेस्ट। इट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की बात करता हूँ तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी करते हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। अब इसी बात से रिलेटेड हमें दो MCQs आ रहे होते हैं और ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, आप लोगों ने समझ लेने हैं कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। बच्चे, जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा उसने कहा कि चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस। मेरा बेटा, जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अपने इफेक्ट्स भी जनरेट कर रहा होता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इट मीन्स चार्ज इन मोशन आपके बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट करती है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ चार्जेस की, तो ज़ाहिर है चार्जेस को एटम के अंदर बाउंड करके रखना होता है, और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं स्टूडेंट्स और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो वो फोर्सेस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बाउंड करके रखे, उन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस का नाम देते हैं। और जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने चार्ज की बात की, फोर्सेस में मैंने चार्ज की बात की, तो फिर इट मीन्स चार्ज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और चार्ज को डिस्कस करते हैं। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अंदरूनी प्रॉपर्टी जो कि इंसान या किसी भी पार्टिकल के अंदर पहले से मौजूद होती है और उभर के बाहर आ जाती है। अब वो उभर के बाहर कैसे आती है? आपको पता है कि आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी पार्टिकल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्रिएट हो जाए तो हम कहते हैं कि आपका पार्टिकल क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। तो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद था? पहले से एटम के अंदर, पहले से एलिमेंट के अंदर मौजूद था। इट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन ने मेरे पार्टिकल को या मेरे एलिमेंट को क्या किया? चार्ज। इसलिए एक डेफिनेशन बनती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और दूसरी बनती है डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एलिमेंट या इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज चार्ज मॉलिक्यूल या चार्ज पार्टिकल। अब मेरा बच्चे, जो चार्ज का सिंबल होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सी है। चार्ज बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बच्चे, जब किसी पार्टिकल के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब किसी पार्टिकल के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास चार्जेस की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी कहलाती है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होता है। नेगेटिव चार्ज किस वजह से क्रिएट होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होता है। तो आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होगा, तो आपने बताना है कि पॉजिटिव चार्ज उस वक्त जनरेट होगा जब आपके किसी एलिमेंट या पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा या वो लूज कर देगा। अच्छा, अब मेरे पास दो चार्जेस हैं। इट मीन्स अब अगर दो चार्जेस को एक दूसरे के आमने सामने लेके आता हूँ तो उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स भी क्रिएट होगी और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। अब वो फोर्सेस में बस दो टाइप्स की हैं। अगर सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो फोर्सेस रिपल्सिव कहलाएंगी। और अगर डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, मतलब अनलाइक चार्ज एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो फोर्सेस अट्रैक्टिव कहलाएंगी। हमेशा याद रखें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो फाइनल आंसर होगा हमेशा नेगेटिव होगा और रिपल्सिव फोर्सेस का फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसका जवाब -4 न्यूटन है, तो बताएं ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव? तो आपको पता है जो भी नेगेटिव फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव कहलाएगी। और अगर मैं रिपल्सिव की बात करता हूँ तो अगर कहीं पे भी लिखा है F = 4 न्यूटन, तो आप कहेगा बताएं ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव। तो याद रखें कि पॉजिटिव फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स होती है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई थोड़ा बहुत मैस होता है, और आपको ये भी पता है कि आपका पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है। तो यहाँ से पता चला कि अगर किसी पार्टिकल ने चार्ज होना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स विदाउट मैस आपका चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं तो विदाउट मैस डज नॉट एग्जिस्ट, कि चार्ज विदाउट मैस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का फिनोमेना समझने की मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि स्टूडेंट्स, मेरी जेब में 10-10 के 15 नोट हैं और एक स्टूडेंट मेरे से डिमांड करता है कि सर एक नोट दिया जाए। तो मैं उसको 10 का एक नोट दूंगा, वो कहता है सर अभी भी कम है, आप और दें। तो 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट डिमांड करता है सर मुझे 45 चाहिए, क्या मैं उसको 45 डिलीवर कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10-10 के नोट हैं, या मैं उसको 10 दूंगा या 20 दूंगा या 30 दूंगा या 40 दूंगा या 50, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा। सेम कंडीशन चार्ज के साथ है। वो कहता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज क्रिएट होगा। तो अगर उसके ऊपर चार्ज की बात करूं तो या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी 4.5 नहीं हो सकता। इट मींस मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन का। और वहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है Q = Ne, वेयर N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है क्वांटाइजेशन का कि आपका चार्ज हमेशा मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। सिर्फ और सिर्फ नेचर क्या है? डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि 1 कूलम चार्ज अगर क्रिएट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? तो 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए 6.25 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जो कि आप इस फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम आपके पास है तो बताएं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। क्यों? अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। सिर्फ फ़र्क क्या है? दोनों माइनस, यानी कि दोनों के अंदर नेगेटिवली चार्ज का फ़र्क है। एक की नेचर नेगेटिव है, दूसरे की नेचर पॉजिटिव है। तो अगर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो दोनों को ऐड करें तो नेट आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपको पता है नेट न्यूट्रल एटम के ऊपर चार्ज भी क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं या उसको चार्ज करते हैं, ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो अगर नेक्स्ट देखूं तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड। अब इलेक्ट्रिफिकेशन के हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इंडक्शन, नंबर 2 कंडक्शन, नंबर 3 फ्रिक्शन। इंडक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है कि आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस को सेपरेट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आता हूं। जैसे ही एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आऊंगा, लेट्स सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब एक मेरे पास चार्ज ऑब्जेक्ट था, दूसरा न्यूट्रल था। मैंने किसी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आया, तो उसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज क्रिएट होगी। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? इंडक्शन का नाम देते हैं। तो पूछा जा सकता है कि आपके इंडक्शन के अंदर बॉडीज दोनों चार्ज होनी चाहिए या एक चार्ज होनी चाहिए, एक न्यूट्रल। तो मैंने लिखा हुआ है कि 1 बॉडी चार्ज होनी चाहिए, 1 बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, और किसी किस्म का फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद है कंडक्शन। कंडक्शन होता है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर आपने चार्जेस को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, 1 बॉडी चार्ज होनी चाहिए, 1 बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, और इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कंडक्शन का प्रोसेस अकर
नहीं हो सकता। लास्ट चीज़ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, पर इसके अंदर कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडीज न्यूट्रल होनी चाहिए और फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी होना चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों को मैं आपस में रब करता हूँ तो ज़ाहिर है यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी फ्रिक्शन की वजह से। जिस ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव। तो इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे देखें फिजिकल कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी है। तो ये बेसिक आइडिया था इलेक्ट्रिफिकेशन का। लास्ट एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, कहता है कि रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, कि कहीं पे भी अगर रिपल्शन मौजूद है तो वो कंफर्म करती है कि यहाँ पे चार्ज मौजूद है। इट मीन्स कि वो कहना चाह रहा है कि अट्रैक्शन कंफर्म नहीं करती। एग्जांपल बच्चे, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये न्यूट्रल है, इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या इसके ऊपर चार्ज था? क्या ज़मीन पे चार्ज था? नहीं, बट फिर भी ये अट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नहीं है बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो इट मीन्स अट्रैक्शन प्रूव नहीं करती चार्ज का होना, बट जहाँ पे रिपल्शन होगी वहाँ पे चार्ज लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो आप एमसीक्यूज पे जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज? अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ या नन। तो रिपल्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर इस लेक्चर में किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।